नमस्कार दोस्तों, ऑडियो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चीन ताइवान संघर्ष। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच काफ़ी सीमा पर विवाद बना हुआ था, जिससे दोनों देशों में काफ़ी तनाव भी था। और इसी समय पर चीन अपना युद्ध अभ्यास कर रहा था अपनी दक्षिणी चीन सागर पर और पूर्वी चीन सागर पर। तो वहाँ आप जानते हैं कि ताइवान भी एक छोटा सा देश स्थित है, जिसे चीन का हिस्सा भी कुछ देश मानते हैं। तो वहाँ पर चीन अभ्यास कर रहा था। इस वजह से ताइवान ने कहा है कि चीन इस क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, और इस वजह से दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया है, जो काफ़ी समय से भी चला आ रहा था। लेकिन अभी हाल ही में इस चीन के इस सैन्य अभ्यास की वजह से यह तरोताज़ा हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ताइवान स्थित कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले ताइवान की स्थिति को मैप में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, और इसके हमें पूर्व में जाना होगा। पूर्व में हम देख सकते हैं कि यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ म्यांमार है, और भारत के उत्तर में चाइना स्थित है। आप ये चाइना को देख सकते हैं, ये मेन लैंड चाइना है, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। ये उत्तर में भी है कुछ इसका भाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक जाता है इसका भाग। और आप देख सकते हैं चाइना की बॉर्डर साउथ कोरिया के साथ भी मिलती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि क्या चाइना की बॉर्डर साउथ कोरिया से मिलती है, सॉरी नॉर्थ कोरिया से मिलती है। और ये रहा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बॉर्डर केवल और केवल नॉर्थ कोरिया से मिलती है। आप इन दोनों का बॉर्डर बताइए, इसको क्या कहते हैं, कौन सा पैरेलल कहते हैं इस बॉर्डर को। चलिए अब देखते हैं ताइवान की स्थिति। तो आप मैप में देख सकते हैं, जब हम मैप को जूम करेंगे तो ये ताइवान की स्थिति बताता है। यहाँ पर है ताइवान, और इसकी राजधानी है ताइपे, जो उसके नॉर्दर्न टिप पर स्थित है। और मेनलैंड चाइना और जापान के ताइवान के बीच ये देखिए, आप देख सकते हैं समुद्र। इस वजह से ये दोनों आपस में काफ़ी दूर पर स्थित हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि मैप में, ये रहा ताइवान और ये रहा चाइना। तो चलिए अब वापस से वीडियो पर चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। तो अभी हाल ही में चीन ने युद्ध अभ्यास के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की थी, जिसके अनुसार इस अभ्यास में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुल 18 हवाई जहाज शामिल थे, और इसका उद्देश्य चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की संयुक्त संचालन क्षमता का परीक्षण करना था। वहीं दूसरी ओर ताइवान की तरफ से क्या बयान आया है, तो ताइवान ने कहा है कि चीन युद्धाभ्यास के माध्यम से इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जानकारों के अनुसार यद्यपि चीन की इस कार्यवाही के कई कारण हो सकते हैं, किंतु इसमें मुख्य कारण हाल ही दिनों में ताइवान और अमेरिका के बीच नज़दीकी संबंधों को माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चीन और अमेरिका के बीच काफ़ी संबंध बिगड़ रहे हैं। इस वजह से अमेरिका और ताइवान के बीच संबंध बढ़ रहे हैं। इन दोनों का फार्मूला एकदम उल्टा रहता है। यदि अमेरिका का चीन के साथ संबंध सही होगा तो ताइवान के साथ खराब होगा, और ताइवान के साथ संबंध सही होगा तो चीन के साथ खराब होगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि ये संबंध आखिर इस तरह से क्यों है। तो चीन ताइवान विवाद की पृष्ठभूमि की बात करें तो आप सभी ने, जैसा कि मैप में देख ही लिया होगा कि ताइवान चीन से काफ़ी दूर स्थित है। ताइवान एक द्वीप है दक्षिणी चीन सागर पर। तो उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार तांग राजवंश के समय से ही चीनी लोग ताइवान में जाने लगे थे, जाकर वहां बसने लगे थे, और इस तरह से वहां पर चीनी लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। लेकिन चीन ताइवान का संघर्ष जानने के लिए हमें वर्ष 1894 की घटना पर नज़र डालना पड़ेगा, जब चीन और जापान के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया था। और चीन और जापान के बीच चीन की चिंग डायनेस्टी थी और जापान का साम्राज्य था, जिसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जापान को विजय प्राप्त हुई थी। और जापान ने चीन के कई भाग पर, जो दक्षिणी चीन सागर के आसपास है, और जो कोरिया को भी हथिया लिया था, और इसके साथ ही साथ ताइवान को भी हथिया लिया था। और इस तरह से ताइवान और दक्षिणी चीन सागर के आसपास की भूमि और कोरिया भी जापान के कब्जे में आ गया था। और इस वजह से चीन में जो चिंग राजवंश था, उसके खिलाफ लोगों में काफ़ी विद्रोह उत्पन्न होने लगा था कि ये साम्राज्य जो है उतना शक्तिशाली नहीं है जो हमें विदेशी ताकतों से बचा सके। और धीरे धीरे जब यह विद्रोह आंतरिक रूप से बढ़ता गया, तो 1911 में इस विद्रोह ने बिल्कुल खुला रूप ले लिया था। और 1911 में जब यह विद्रोह बिल्कुल सामने आ गया, तब 12 फरवरी 1912 को चीन में साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि वहां पर अब जो भी चिंग राजवंश था उसको हटा दिया गया, और वहां पर राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी की सरकार बनी। इसको आप याद करिएगा कि राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी की सरकार शुरू में बनी थी, और जिसने चिंग राजवंश को हटा दिया था। और इस चिंग राजवंश के अधीन जितने भी क्षेत्र थे,
सभी इस नई सरकार के अधीन आ गए थे। किस नई सरकार के? राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के अंदर आ गए थे। और इस दौरान चीन का नाम क्या कर दिया गया? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि चीन का नाम अभी क्या है, चीन का नाम अभी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन उस समय जब कुओमिंतांग पार्टी ने चिंग राजवंश को हटा दिया था, तब इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया था। अब आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तब जापान हार गया था, और हारने के बाद जो कब्जा ताइवान का कर लिया था जापान ने, इस वजह से ताइवान वापस से किसके हाथ में आ गया? चीन की सरकार के हाथ में। और चीन की सरकार कौन थी? कुओमिंतांग पार्टी थी। लेकिन 1949 के टाइम में चीन में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार आंतरिक युद्ध शुरू होता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और चीन के ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दो धड़े हो जाते हैं। एक धड़ा होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसके लीडर होते हैं माओ त्से तुंग, और दूसरा धड़ा तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी होती है। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, जो नया धड़ा होता है, यह हरा देती है किसको? राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को। मतलब कि माओ त्से तुंग की सरकार जो होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वो हरा देती है, जो कि अभी सत्ता में होती है जो पार्टी, उसको। और इस तरह से वहां पर एक नई सरकार बन जाती है चीन पर, जो कि किस पार्टी की सरकार होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। और जिसके नेता कौन होते हैं? माओ त्से तुंग। और इस तरह से जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है, तब राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के जो नेता होते हैं उनको वहां से भागना पड़ता है, और वो भागकर कहां शरण लेते हैं? ताइवान में। और इस तरह से दोनों धड़े अलग हो जाते हैं। ताइवान का क्षेत्र किसके पास आता है? ताइवान का क्षेत्र आता है राष्ट्रीय कुओमिंतांग पार्टी के पास, और मेनलैंड जो चाइना है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ जाता है। क्योंकि उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसके नेवल पावर नहीं होती, मतलब उसकी नौसेना काफी कमजोर होती है, इसलिए वह ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाती। और इस तरह से ताइवान में कुओमिंतांग की जो सरकार होती है वह वहां बन जाती है। अब आगे बात करें तो सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का आधिकारिक नाम बदलकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया, और वहीं ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब 1912 में कुओमिंतांग पार्टी ने जीत लिया था राजवंश को, चिंग राजवंश को हरा दिया था, तब उस समय मेनलैंड चाइना का नाम उन्होंने क्या रखा था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन जब यह कुओमिंतांग पार्टी हार गई माओ त्से तुंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी से, तब यह कहां आ गई? ताइवान में। और इसने ताइवान का नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो मेनलैंड चाइना था उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ने रख दिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस तरह से दो चाइना हो गए। एक हो गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि आज का चाइना है, और एक चाइना हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान कहते हैं। तो अब समझते हैं कि विवाद मेन है किस मुद्दे पर। तो विवाद तो एक नाम को ही लेकर है। जैसा कि दोनों के नामों में चाइना आता है, तो एक मेनलैंड चाइना कहता है कि ये हमारा नाम होना चाहिए आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान के लोग कहते हैं कि हमारा नाम होना चाहिए रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब वे चाइना के नाम से लड़ रहे हैं कि हमारा नाम चाइना होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यह बात महत्वपूर्ण है कि कई लोग चीन को ज़्यादा मान्यता देते हैं, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देते हैं, लेकिन ताइवान को मान्यता नहीं देते, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता नहीं देते। इसके अलावा चीन का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, चीन के कई लोग यह भी मानते हैं कि ये जो ताइवान है ना, ये चीन का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। और वे लोग यह सोचते हैं कि ताइवान अभी विद्रोही राष्ट्र है, जो कि अभी हम उसको मिला देंगे चीन से ही। मतलब कि ताइवान अभिन्न हिस्सा तो है, लेकिन वह अभी वहां पर विद्रोही लोग रह रहे हैं, इस वजह से वो अलग है मेनलैंड चाइना से। लेकिन हम वहां पर उन लोगों को शांत करके वापस से इसे चाइना में मिला लेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि ताइवान और अमेरिका का क्या संबंध है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे 1912 में जब कुओमिंतांग पार्टी ने हरा दिया था किसे? चिंग राजवंश को, तब तो वहां पर कुओमिंतांग पार्टी की ही सरकार बनी हुई थी। और वह सरकार कब तक बनी रही? 1949 तक। तो तब तक तो उनको ही मान्यता प्राप्त थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में, और इस वजह से अमेरिका उस समय उन्हीं का समर्थन करता था। लेकिन जब चाइना बना 1949 में, जब वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई माओ त्से तुंग वाली, तो धीरे धीरे अमेरिका का रुख बदलता गया। और 1972 में सबसे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की, ये कौन सा चीन है? मेनलैंड चाइना है। तब से माना जाता है कि अमेरिका और चीन के संबंधों में बढ़ावा होने लगा था। और इसी के साथ आप सभी समझ ही गए होंगे कि जब अमेरिका का चीन के साथ संबंध बढ़ेगा तो ताइवान के साथ संबंध कम होगा।
तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1972 में मानी जाती है कि जब चाइना के साथ उन्होंने संबंध को बढ़ाया और ताइवान के साथ संबंधों को पीछे लिया। और यहाँ एक बड़ा माइलस्टोन तब आया जब 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी। मतलब अभी तक मान्यता नहीं दी थी चाइना को, लेकिन अमेरिका ने 1 जनवरी 1979 को चाइना को मान्यता दे दी। ये कौन सा चाइना है? मेनलैंड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी और उसके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका और ताइवान के बीच संबंध है वो एकदम खत्म हो गए थे ऑफिशियल रूप से। अब आप सभी जानते हैं कि इस समय चीन और अमेरिका के बीच वापस से संबंध उलट रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। तब देखा जा रहा है कि अमेरिका वापस से अब ताइवान के साथ अपने संबंधों को वापस से बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और वह चाहता है कि ताइवान वापस से उसके साथ, मतलब बेसिकली ताइवान तो चाहता ही है, अमेरिका अब धीरे धीरे ताइवान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की ओर बढ़ रहा है। अब समझते हैं भारत और ताइवान के संबंध कैसे हैं। तो भारत और ताइवान के संबंधों की शुरुआत 1995 में मानी जाती है। भारत ताइवान को बेसिकली ऑफिशियल रूप से मान्यता नहीं देता क्योंकि कोई भी देश मान्यता नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 179 देश हैं, उतने मतलब जितने भी देश हैं उनमें से 179 देश औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देते हैं किसे? ताइवान को, और उसमें भारत भी शामिल है। लेकिन अनौपचारिक रूप से भारत उसे मान्यता देता है, मतलब उसके साथ भारत के संबंध है। तो भारत के संबंधों की शुरुआत मानी जाती है 1995 में, जब दोनों ने संयुक्त रूप से गैर सरकारी सहभागिता को बढ़ाने हेतु इंडिया ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की थी। गैर सरकारी संबंधों को, मतलब लोगों के बीच संबंध बढ़े, सरकार के बीच इन्होंने अभी संबंध को नहीं बढ़ाया। इस तरह से 90s के दशक में माना जाता है कि भारत और ताइवान के बीच संबंधों की शुरुआत हुई थी। हालांकि भारत उन देशों में भी शामिल है जो ताइवान के साथ ऑफिशियल संबंध तो नहीं रखता है, लेकिन अनौपचारिक संबंध ताइवान के साथ भारत रखता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अभी जो संघर्ष हुआ उसके मायने क्या हैं, इस संघर्ष की वजह से क्या परिणाम हो सकता है। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि ताइवान एक काफ़ी छोटा सा देश है और मेनलैंड चाइना को तो आप जानते ही हैं कि वह कितना बड़ा देश है, और हाल ही के वर्षों में चाइना ने कितनी प्रगति कर ली है और उसकी नेवी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, नेवी पावर है, जो भी आर्मी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इस वजह से चीन ताइवान से काफ़ी आगे है मिलिट्री पावर में। हालांकि ताइवान के भी सशस्त्र सेना बल काफ़ी संगठित हैं, ओबीडियंट हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ताइवान की जनसंख्या ही इतनी नहीं है कि वह चीन के सामने टिक पाए। इस वजह से यह देखा जाता है कि यदि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष हुआ तो ताइवान को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह इतना भी सिंपल नहीं है कि चीन सीधे ताइवान पर हमला कर दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ताइवान पर अगर कोई हमला करेगा, चीन हमला करेगा, तो उसकी वजह से चीन को पश्चिमी देशों का कितना संबंध उसके बिगड़ सकते हैं। पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का, उसको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और चीन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। उसके आर्थिक जो दृष्टिकोण है वह, जैसे अभी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, उस पर उसको निगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा और इससे ओवरऑल चीन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कम ना कहें तो ज़्यादा ही नुकसान होगा अगर वह ताइवान के साथ युद्ध छेड़ देता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।